अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में आज कोर्स की आखिरी वीडियो बना रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जिसमें आज जो डिस्कशन है कि मुख्तलिफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे जो कंट्रीज़ होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ये समझ लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, दो तीन टर्म्स है ना, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को वो हेल्प आउट करते हैं। क्यों करते हैं? जो अमीर ममालिक होते हैं ताकि वो उनसे फायदा उठा सके, क्या फ़ायदा उठा सकें? ट्रेड कर सके उनसे, सस्ती चीज़ें उनसे हाँ बनवा हाँ, ट्रेड बाद में है, कुछ और है इससे पहले। एजेंडा का पूरा करें वो। पॉलिटिकल रिजीम, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जो है वो फ़िलहाल दो बुनियादी पावर हब्स हैं। एक आपका डेमोक्रेसी बेस्ड और एक आपका सोशलिज्म बेस्ड, अभी आजकल के दौर में। लेकिन तो रशिया कम्युनिस्ट नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी माइंडसेट के जैसे और मुल्क बनाते जाएं, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। डेमोक्रेट ने कैपिटलिस्ट नहीं कहते, कह लें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मुकाबला है, यूं कह लीजिए, रशिया का आप सोशलिज्म कह कहेंगे। लें फ़िलहाल आसानी के लिए, सिर्फ बात समझने के लिए कि मुख्तलिफ मुल्क अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो चाहते हैं कि उन और मुल्क भी वैसे ही थॉट प्रोसेस वाले हों, ताकि उनका जो एजेंडा है वो ग्लोबली इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को और वो और पावरफुल हो सकें। तो अगर आप बिल्कुल क्रूड बात करें तो 1940s में जो है वो यूनाइटेड नेशंस बनी थी और यूनाइटेड नेशंस बनने के साथ ही ये कहा गया था कि कुछ मुल्कों के पास वीटो, वीटो का अख्तियार होगा। ये O2 वालों का भी बड़ा है। तो जब वीटो का अख्तियार होगा तो उस इख्तियार के अगेंस्ट वो क्या देंगे? अगर आपको कहा जा रहा है ज़्यादा पावर है आपके पास, तो फिर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन यू तो विद with this responsibility you with this power you have the responsibility to let others or help others develop as well. तो जो ज़्यादा डेवलप्ड है उसने प्रॉमिस किया था कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में सबकी हेल्प करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जो कि पूरी दुनिया ने मिलके वादा किया है अपने आप से कि हम अपने आप को यहाँ तक तो पहुँचाएं, कम से कम इंसानों को, सारे इंसान पढ़े लिखे हों, सारे इंसानों को जो है वो इक्वल सैनिटेशन मिल सकती हो, सारे इंसानों को पीने का साफ पानी मिले, सारे इंसानों को बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ मिलती हों, सारे इंसानों को एक्सेस टू एजुकेशन इक्वली मिलती हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो डेवलप्ड कंट्रीज इसके अगेंस्ट ना उनको राइट्स मिलते हैं कि जब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं तो उन्होंने राइट्स क्लेम किए कि हमारा राइट है कि हम यूँ करें, हमारा राइट है कि यूँ करें। तो उसको उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वो वाइस वर्सा अपनी ऑब्लिगेशंस को भी फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं और उसके मुख्तलिफ मीन्स और मेथड्स हैं। अब इसके अंडरलाइंग उनको पावर चाहिए इस वजह से करते हैं या वो वाकई बहुत रहम दिल हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये ऐसा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि वो हमें टेक्निकल, फाइनेंशियल, हर तरह की सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये सीखना है कि अच्छा इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं, तो हम जापान से मदद ले रहे हैं इसके लिए। अपने नहरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमने जापान से टेक्निकल हेल्प ली हुई है। टेक्निकल हेल्प के साथ साथ जापान ने कहा ओके हम आपको पैसे भी दे देते हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास अपनी पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म ये भी है। अपने मुल्क में एक कंपनी है, अच्छा अमेरिका में जैसे ना एक कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे मिलके वोट डालेंगे तो लाखों एम्प्लॉयज़ होते हैं बाज़ औक़ात बाज़ कंपनी में, और उनका जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा-सा पुश करता है कि भाई आपको इसी को वोट डालना है, जो हमारा अच्छा बंदा है, जिसको हम अच्छा समझते हैं। रिपब्लिकन है ना? रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो या क्या डेमोक्रेटिक नहीं, पार्टी और रिपब्लिकन हो या दूसरे कौन से हैं, डेमोक्रेट। डेमोक्रेट्स हों। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ना हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा रोड्स का नेटवर्क बने, हमसे पैसे लो। ठीक है, $1 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए रोड नेटवर्क बनाने के लिए, $100 मिलियन दे दिए पाकिस्तान को रोड नेटवर्क, साथ में एक शर्त लगाई लेकिन
के जो वेंडर्स होंगे ना वो हमारे होंगे, रोड बनाने के लिए जो कंपनीज आएंगी वो हमारी आएंगी। अच्छा जी, तो वो कौन सी कंपनी होगी? वो कंपनी होगी जिसने इनको वोट दिया होगा। अब उस कंपनी के पास अमेरिका में कोई सबूत नहीं होगा कि अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने कुछ बंदों को रिश्वत दी या पैसे दिए अपने आप को वोट देने के लिए। अमेरिकन के पास अमेरिका में कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन ये पर्क मिल गई उसको कि उसने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया कि वो वहां जाके पाकिस्तान में जाके वो काम कर रही है। अच्छे से पाकिस्तान में आके काम करेगी तो वो पाकिस्तान में सारी वो हरकतें करेगी जो पाकिस्तान में होती हैं, अंडर कटिंग भी करेगी, ओवर इन्वॉइसिंग भी करेगी, सब कुछ सारी चीज़ें करेगी जो यहाँ की कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। कमोबेश बहुत सारे नहीं भी करते, लेकिन फिर भी खुद उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा मज़ेदार काम ये करते हैं कि प्राइसिंग। एक वाइट बोर्ड जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का देते हैं जी। 1.5 लाख रुपए का वाइट बोर्ड नहीं, वाकई मतलब उसकी प्राइस उन्होंने ये रखी कि हमें ये टॉप ऑफ द लाइन वाइट बोर्ड चाहिए, उसमें दराज होगी, उसमें यूं अलमारी होगी, उसमें यूं होगा। लेकिन वो अगर आप बनाने जाएंगे 1.5 लाख का नहीं है वो। तो उनकी कंपनी को बेनिफिट होता है, उनकी कंपनी उनके कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट होता है, वहीं से सामान मंगवाया जाता है, वहीं से इंजीनियर्स आते हैं, वहीं से लोग आके काम करते हैं। तो वो एक ख़ास उनका पैटर्न है बहरहाल। लेकिन ऑल इन ऑल हमें सपोर्ट तो मिलती है, पैसे तो कुछ ना कुछ तो आते ही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप तो होती हैं। ऊपर की बेल बजी थी। तो सबसे पहले बात हो रही है जी, इंटरनेशनल एड दूसरे कंट्रों से मिलती है, कंट्री से मिलती है। एड कैन बी टाइड और अनटाइड, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। टाइड क्या है? जो कि कंडीशंस के साथ जुड़ी है कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपको एड दे देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ 50% से ऊपर जब आप वेमेन इनरोलमेंट करेंगे स्कूल्स में तो हम आपको $1 मिलियन दे देंगे। किसी कंडीशन के साथ टाई करके एड दे दी। एक अनटाइड एड है, ठीक है, ओके, आप ये ले लें पैसे, अपनी इरिगेशन बेहतर करें, अपना डैम सिस्टम बेहतर कर लें, अपनी रोड नेटवर्क बेहतर कर लें, ये ले लें पैसे। तो टाइड भी होते हैं या अनटाइड भी होते हैं। इधर टाइड होने का एक लेवल नेक्स्ट ये होता है कि आपको हम एड दे रहे हैं, आप इससे हमारे ही मुल्क से इंजीनियर को बुलाएंगे और हमारे ही मुल्क से मशीनरी खरीदेंगे। एड तो हम दे रहे हैं लेकिन खर्च हमारे ऊपर ही होगा, यानी हमारे ज़रिए से खर्च होगा या हमारे थ्रू खर्च होगा। और बायलेटरल एड क्या होती है? जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है। और मल्टीलेटरल एड कौन सी होती है? जो कि हम लेते हैं, बहुत सारे मुल्क लेके पैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों को देती है। उसमें किसी दो का नाम बताएं, किसी दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जो कि एड देती है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। नहीं यार, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, जहाँ पे बहुत से बड़े डेवलप कंट्रीज ने अपने पैसे दिए और कहा कि अब इन पैसों को आगे आप लोन पे दे दो। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो एड देने का बज़ाहिर जो रीज़न है वो ये है कि पूरी दुनिया डेवलपमेंट में इक्वली आगे आए। अगर आप बहुत पीछे रह गए तो हमने देखा है ना, एक मोहल्ले में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएं, तो रिजेंटमेंट्स होती हैं, आपस में गुस्सा आता है, लड़ाई होने का चांस ज़्यादा होता है। व्हेन एवरीवन इज़ डेवलपिंग टुगेदर तो लड़ाई होने के चांस कम होते हैं, वॉर्स कम होती हैं। ये एक्सपीरियंस है दुनिया का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके हम करें। दूसरा है कि मैं डेवलप हो गया, आप नहीं हुए। मैंने बहुत बड़े 5G मोबाइल फ़ोन्स बना लिए, आपके यहाँ 3G चल रहा है, तो मेरे 5G मोबाइल फ़ोन्स आप ख़रीदोगे नहीं। तो एज़ अ मार्केट भी वो साथ में डेवलप हो रहे होते हैं। ये भी डेवलप्ड कंट्रीज़ का फ़ायदा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एज़ मार्केट भी अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से। और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो मैंने बताया ही आपको कि एक फैक्टर है। फिर वो एक फैक्टर एड फॉर टेररिज्म भी आ गया, एड अगेंस्ट टेररिज्म के भी। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं, तो हमें उनको कर्ब करना है, तो हमें उसके लिए हेल्प चाहिए, तो वो भी एड, फाइनेंशियल एड आती है। जैसे पॉवर्टी सर्कल होता है ना, एक विशियस सर्कल होता है, वैसे ही जो है वो इंटरनेशनल एड से आपको इस पॉवर्टी और विशियस सर्कल से बाहर निकाला जा सकता है। आप खुद तो कम इनकम कमाते हो तो कम इन्वेस्ट करते हो, तो कम इन्वेस्ट करते हो तो फिर कम इनकम्स होती हैं, तो कम इनकम्स होती हैं तो फिर कम इन्वेस्ट करते हो, तो एक घूमता रहता है ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इधर से अगर आप उसमें बीच में से इंजेक्ट कर दो इंटरनेशनल एड से इन्वेस्टमेंट,
बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई, उससे इनकम्स बढ़ गई, इनकम बढ़ने से एजुकेशन बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ने से इनकम और बढ़ गई, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट होने से एजुकेशन बढ़ गई, एजुकेशन होने से, तो इस तरह से बाज़ औक़ात वो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, एक तो हो गई कि आप बाहर से एड लेते हो। इन बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हमारे साथ ये कर सकते हैं कि हमें एड दे दें, बायलैटरली दें या मल्टीलैटरली दें, IMF के थ्रू दें या डायरेक्टली खुद दे दें। दूसरा तरीका होता है कि हमसे ट्रेड कर लें, ये भी एक ज़रिया है। हमसे गंदम खरीद लें, हमसे कपास खरीद लें, हमसे कॉटन खरीद लें, हमसे कपड़ा खरीद लें और हमें कंप्यूटर बेच दें। ट्रेड में हमें हमारे साथ ट्रेड करें। जब हमारे साथ ये मुल्क ट्रेड करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल वो भी देते हैं, राइट्स भी देते हैं। मसलन अमेरिका ने कहा कि हम अपनी कॉटन की जितनी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाएंगे उसमें से 10% पाकिस्तान से मंगाएंगे। हम पाकिस्तान हमारे लिए फेवरेबल कंट्री है, बहुत हेल्प करता है, तो ये हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया कि इतना तो कोटा हमें मिल ही रहा है। तो इतना जैसे कोटा एक नेगेटिव टर्म थी ना कि जी हम अपने मुल्क में 1000 से ज़्यादा टेलीविजन नहीं आने देंगे बाहर के, कोटा एक पॉजिटिव टर्म भी है कि हम पाकिस्तान वालों से 10% राइस पाकिस्तान से कवर करेंगे, तो हमें पता है कि इतना तो हमारा जाएगा ही जाएगा। ये हमें सपोर्ट मिल गई कि ये तो हमारे प्रोडक्ट बगैर एफर्ट के मार्केट में उठा लिए जाएंगे। तो फिर ट्रेड के फ़ायदे दोनों को हैं, उनको भी फ़ायदा है। हम गंदम उगाओ, तुम कंप्यूटर बनाओ, तो हमें पता है कि ये जो पूरा एडवांटेज है एब्सोल्यूट और कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज, ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसके लिए भी और दूसरे के लिए भी। और फिर आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम गंदम बना रहे थे, हमने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड किया, इतनी सारी गंदम बेची, लेकिन साथ में उनकी टेक्नोलॉजी खरीदी। उनकी टेक्नोलॉजी खरीदने से आहिस्ता से हमारी भी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई और हम पहले से बेहतर हालत में आ गए। अब हमने भी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं। पहले हम गंदम बेचते थे, गाड़ी मंगाते थे, अब हम भी गाड़ी बेच रहे हैं। तो ऐसा ऐसा हम डेवलप हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी आती है। जैसे आपको पता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्री होता है ना, उसमें से मज़ीद डेवलपमेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। मतलब एक मुल्क ने अपने मुल्क में कितनी गाड़ियाँ बेच लेगा, सबके पास गाड़ी आ गई, अब क्या करें? अच्छा, अच्छे मॉडल बना लो, नए मॉडल बना दो, लोगों ने रिप्लेस कर लिए, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली जब किसी के पास गाड़ी नहीं थी, उस वक्त जो स्पीड से गाड़ियों का कारोबार चला था, उसके मुकाबले में अब जब सबके पास गाड़ी है, तब उस स्पीड से नहीं सेल्स हो रही होगी। तो उनको वो मुल्क पसंद आएंगे जहाँ पे कि अभी सबके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ जाके बेच लेंगे। तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आती है। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी आती है, दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक ये कि वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में बनाएं, इतनी दूर बेचें, उससे अच्छा है कि हम यहीं बनाएं और यहीं बेच दें। और हम भी ये चाहते हैं कि जब आप यहीं बनाओगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक चीज़ बन रही होगी तो हमारे इंजीनियर सीख रहे होंगे, हमारे मैकेनिक सीख रहे होंगे। अब एक मसला ये है कि एक इलाके में एक बनाते हैं वो। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि टोयोटा बनाएंगे जापान में नहीं बनाएंगे, तो इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में या हमारे रीजन में किसी एक को देंगे। तो उन्होंने देखना है कि कहाँ देने का ज़्यादा फ़ायदा। अब यहाँ पे कौन जीतेगा? जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कौन जीत गया? इंडिया जीत गया। इंडिया ने, इंडिया के बाद भेज दिया आपने। सारी बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स वहाँ जाके असेंबल कर रहे हैं, न सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में वो सिर्फ असेंबल करते हैं, वहाँ पे वो प्रोड्यूस भी करते हैं। तो और इसी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से इवेंचुअली चाइना खड़ा हुआ है ना। अगर आप देखें तो चाइना में जाके बनाते बनाते चाइना ने सीख लिया सब कुछ कैसे बनाना है, अब उनसे अच्छा बना रहे हैं। अब तो इतना अच्छा बना रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी चाइनीज़ है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना में। तो हर चीज़ में ही चाइना अब तो आगे हो गया। तो हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी एक तरीक़ा है दो मुल्कों का, गरीब और अमीर मुल्क का, आपस में इकोनॉमिकली इंगेज करने का। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज भी एक ज़रिया है दो मुल्कों के आपस में ताल्लुक़ होने का। एक कंपनी है जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसने आके हमारे मुल्क में भी ऑपरेट किया, तो ये भी एक ज़रिया बना। अब हमारे मुल्क में कौन कौन सी कंपनी बाहर की ऑपरेट करती थी है? पाकिस्तान में शेल ऑयल, शेल पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, HSBC भी शायद निकल गया, टेलीनॉर थी, टेलीनॉर चली गई,
मोबिलिंग जायज़ है, माइक्रोसॉफ्ट तो पहले निकल गया था, गूगल आया था शायद लेकिन फिर निकल गया था। हाँ वो फिर क्रोमबुक बनाने खाली आया है। और वो है ना आपका बेतहाशा कंपनीज हैं, लेवाइज है पाकिस्तान में, अरामको है, लेवाइस तो है, लेवाइज पाकिस्तान में है, और बहुत से अभी हैं भी ना, मतलब मैं कह रहा हूँ अरामको के पंप्स हैं हमारे पास, पेप्सी है पाकिस्तान में, केएफसी है कारफोर पाकिस्तान है, में, कैफर है, कारफोर, और मजीद अल फुतैन। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो है वो हेल्प आउट करती है। क्या मल्टीनेशनल कंपनी हमारे मुल्क में सिर्फ कमाने आई है? यस आई, तो वो कमाने ही है क्योंकि वो कमर्शियल एंटिटी है, लेकिन उससे हमें भी कोई फायदा है क्या? जी हमें भी फायदा है। हमें फायदा है कि नंबर वन, हमें स्टैंडर्ड्स मिलते हैं प्रोडक्शन के, स्टैंडर्ड्स मिलते हैं मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स मिलते हैं हमें, ये कैसे काम हो रहा होता है, कैसे होता है स्केल, बड़ा स्केल पे कैसे काम होता है, कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मल्टीनेशनल इज नॉट ऑल बैड, लेकिन ये कि हाँ टोटली रिलाय करने लगना उनकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस के ऊपर, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप अपनी कुछ भी नहीं खड़ी कर पाए, जो भी कर पा रहा है मल्टीनेशनली कर पा रहा है। खैर हमने देखा कि इवेंचुअली अगर दूसरे मुल्कों से ट्रेड होती है तो आपकी आपकी एक्सपर्टीज आखिरकार डेवलप हो ही जाती है। इसकी मिसाल ये है कि हमने पिज़्ज़ा हट को बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाला पिज़्ज़ा हट को? लेकिन पिज़्ज़ा हट को हमने बाहर निकाल दिया था। कैसे निकाला था? पिज़्ज़ा हट आया, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा बनाया सीखा, और इतने पिज़्ज़ा बनाए कि उनकी कॉस्ट से भी नीचे हम बेचना शुरू हो गए, तो उनको नहीं चल पा रहा था, वो चले गए बाहर। तो इट वाज अ गुड साइन एज वेल कि हमने पहले एक मल्टीनेशनल को अंदर आने दिया, उसके बाद उससे लर्न किया, फिर वो खुद ही छोड़ के चले गई कि मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लोकली बिक रही हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहते हैं। जैसे कि मैं पेप्सी हूँ तो मुझे पाकिस्तान में आके प्लांट लगाना है, मशीनरी सेटअप करनी है, ये सब पूरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज अ कंपनी मुझे इन आना है, तो ये एफडीआई कहलाती है। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि एक कंपनी, एक बंदा, कुछ लोग कहें कि हम पाकिस्तान में शेयर्स खरीदना चाहते हैं कंपनीज के, लेकिन कंपनी चलाना हम नहीं चाहते, तो ये तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं पूरी कंपनी यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ, तो ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, ये भी कन ताल्लुक है दो मुल्कों का आपस में। तो जहाँ जहाँ दो मुल्क इकोनॉमिकली एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं, वहाँ की बात हो रही है। दो मुल्कों के एक दूसरे से ताल्लुक लोन लेने देने के भी थे, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के एक दूसरे से उधार के ताल्लुक भी हैं। अगर मैंने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है तो क्या मैं मजबूर हूँगा? वो मुझे मजबूर करेगा? एग्जाम्पल दें, किन हालात में कहाँ मजबूर करेगा, किस काम के लिए मजबूर करेगा? एग्जाम्पल दें। अगर मैंने बाहर से कर्जा लिया हुआ है तो जिससे कर्जा लिया है वो मुझे किसी मामले में मजबूर करेगा? बोलेगा तुमने वोट तुमने मांगा इस चीज के ऊपर, इस रेजोल्यूशन के ऊपर यूएन में, और हमने तुम्हारे ऊपर मारा कर्जा है, कर्जा जो हम पहले वापस। हाँ, एक तो है कि तुम उसको वोट करो जिसको हम वोट करना चाहते हैं, दूसरा है कि अपने मुल्क में यूं नहीं यूं चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आईएमएफ करती है ना, ऑल्दो कि उसमें से बहुत सी बातें अच्छी ही होती हैं जो आईएमएफ बता रही होती है हमें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अपना जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बेहतर करो भाई, अपना यूं बेहतर करो, अपना ऐसे बेहतर करो। अब गवर्नमेंट कहती है कि बड़ी जालिमाना शरायत है आईएमएफ की। जालिमाना इसलिए कि आपने लोगों से वोट लेने का जरिया बनाया है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने बढ़ा के लोगों को मुफ्त के पैसे बांटते रहो, उससे वोट लेते रहो। तो कह रही नहीं, गवर्नमेंट जो इतने फ्री के पैसे बांट रही है, फ्री के पैसे बांटना बंद करे, एफिशिएंट बनाए अपने सिस्टम को। तो इसलिए हमें लगता है कि आईएमएफ की जो शरायतें वो ज़्यादा तकलीफदेह बहुत हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। तो नुकसानदेह गरीब को लगती हैं, क्योंकि वो जब सब्सिडी ख़त्म करने की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री इन्फेंसी से बाहर नहीं आ पा रही, चूंकि तो वो रोती रहती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेट के नुकसान तो होते हैं, और एक्सटर्नल डेट हमें क्यों लेना पड़ता है? नहीं ले एक्सटर्नल, क्यों चाहिए? नहीं लो,
आपको तेल भी तो चाहिए। आपको बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको खरीदने के लिए आपके पैसे कम होते हैं। आप टोटल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं 100 अरब की, खर्चा कर रहे होते हैं 150 अरब, आप कहते हैं 50 अरब कहाँ से लाऊं? तो फिर क्या करते हैं, हमें बाहर से लोन लेना पड़ता है। तो ये सबसे पहले तो वजह क्या है, वजह स्पेंडिंग है। और वो स्पेंडिंग हम क्यों करते हैं? और उस लोन पे इंटरेस्ट एक मेजर स्पेंडिंग हो गई है हमारी। अच्छा, एक बात सवाल है, आप गूगल से कोई, प्ले स्टोर से कोई वो डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, और आपके पास पैसे ना हो तो कर सकते हैं? आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो वो ऐप पैसों वाली ऐप है, क्या डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बाहर से तेल कैसे खरीद लेते हैं? पैसे लेके। तो नहीं, नहीं है पैसे तो हम उधार लेते हैं। तो भाई नहीं खरीदें, पैसे नहीं है तो नहीं खरीदें, अपनी स्पेंडिंग को देखभाल ले करें। जो चीज़ ज़्यादा जरूरी है पहले वो मंगा लें, जो चीज़ जरूरी नहीं है वो पैसे नहीं है तो मत मंगाएं। आवाम। ये नहीं करते हम, बल्कि हमें क्या कहा जाता है, बाकायदा हमें जितनी भी लैंडिंग एजेंसीज हैं इनके बंदे आके पहले हमसे कहते हैं, आपको याद है अब्दुल्ला भाई, आप मोबाइल की स्क्रीन लगवाने, बैटरी लगवाने गए थे अभी सदर, जिस वक्त बैटरी नहीं लगी थी हम दुकान पे खड़े थे, वो हमें कह रहा था कि आ जाओ आ जाओ। तो उस वक्त उसने क्या कहा था, देखा नई बैटरी नई लगाऊंगा और ऐसी ज़बरदस्त, और 8,000 mAh की 4 की लगा दूंगा, ज़बरदस्त ब्रांड न्यू। उसके बाद हमने कहा ओके, उसने खोल दिया, फिर उसने बैटरियाँ उठाई पुरानी। मैंने कहा ये तो पुरानी, उसका नई जैसी होती है। नहीं जैसी होती है वही लगाई फिर मिलती ही यही है, मिलती ही यही है, कहीं से भी ले लो मिलेंगी यही, इसी को नहीं कहते हैं, बस यही होती है नहीं। तो ऐसे ही है कि मल्टीलेटरल एजेंसीज के बंदे आके आपसे कहते हैं आपके मुल्क में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आपको बड़ी मशीन्स मंगवानी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको डैम बनाना चाहिए, उसके लिए चीज़ें मंगानी चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स मंगाने चाहिए, आपको ये मंगाना चाहिए। पैसे नहीं है, हमसे पैसे ले लो, हम तुमको 10% इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो इंटरेस्ट रेट कम होता है इनका, 3% रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे आपको लोन दे रहे हैं। और जब तक कि आप हमें ये लोन वापस करोगे तब तक आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि ये सारे पैसों से ज़्यादा आप कमा चुके होगे। तो पूरा प्रोजेक्शन बना के देते हैं। तो ये सारे जो मुल्क होते हैं वो कहते हैं कि ज़बरदस्त प्रोजेक्शन, ज़बरदस्त है, अब हमें लोन, जैसे ही वो लोन की पहली किस्त आती है उसके बाद आपको कहते हैं लेकिन आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये सीख करना पड़ेगा। अब ये तो जाहिर है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ऐसे हैं ना, हम तो कह रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आप हैं ही ऐसे, आप कर ही नहीं पा रहे, आपकी गलती है, आप यूं हैं। आप तो पता चलता है कि वो जो बड़ी मज़ेदार किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, तो वो पढ़िए, तो बताते हैं कि किस तरह से हम, एक इकोनॉमिक हिटमैन यानी वो बंदा जो कि लोगों को कन्विंस करने जाता था, उसने अपनी कहानी लिखी है कि मैं कैसे कन्विंस करता था, और अगर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाता था, किसी गवर्नमेंट को, तो फिर क्या नतीजा निकलता था, और सीआईए ऑपरेटिव्स कैसे काम करते थे वगैरह वगैरह, बड़े मज़ेदार सी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में एक रुकावट हो सकता है ये इंटरनेशनल डेट, लेकिन अगर आप समझदारी से और प्रूडेंस के साथ डेट लेते हैं तो फिर उसमें हो सकता है कि आपका फ़ायदा भी हो। आज मैंने सारी पैसे उधार लिए, उस सारे उधार से टेक्नोलॉजी मंगा ली, उस उधार से साइंटिस्ट मंगा लिए, उस उधार से मैंने डेवलपमेंट के टूल्स मंगा लिए, और थोड़ा से मैं डेवलप कर गया ज़बरदस्त। आज मैंने उधार लिया, उस उधार को मैं खा गया, उसका तेल मंगा लिया, उसका कोई ऐसे खाने की चीज़ें मंगा ली और वो ख़त्म हो गए पैसे, तो फिर मैंने नुकसान किया अपना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लोगों के पास पैसा होता है जब भी मंगाया जाता है ना बाहर से। जैसे हमारे पास यहाँ 50 अरब का तेल मंगा रहे हैं, 50 अरब लोगों के पास होंगे जब भी मंगा रहे हैं, लेकिन वो डॉलर में नहीं है बस। हाँ, हमें तो आप तेल मंगा दें 50 100 अरब का मंगा दें, तेल सस्ता हो जाएगा, खुशी खुशी ले लेंगे। तो 50 अरब के डॉलर चाहिए उसका। हाँ, ये है कि हमें तेल मंगाने के लिए डॉलर चाहिए, और हमारे पास हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट है उससे ज़्यादा ही डॉलर है, लेकिन उसके अलावा भी हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम इंपोर्ट सब्सिट्यूशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, हम पाम ऑयल से बाहर नहीं आ रहे। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम बहुत सारा तेल बाहर से मंगाते हैं, खाने का, खाना का तेल हम सारा का सारा बाहर से, और वो हम कौन सा तेल खा रहे हैं? आज से 40 साल पहले हम वो तेल नहीं खाते थे, हम अपना लोकल तेल खाते थे। आज से 40 साल पहले हमारे मुल्क में दो तरह की कुकिंग ऑयल बेस मिलता था, एक देसी घी और एक सरसों का तेल, दोनों लोकली प्रोड्यूस थे। अब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम जो है बाहर से तेल मंगाते हैं, क्योंकि हमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनकी आदत हो गई। और आप चाहो तो आप लोकली बना लो फिर पाम ऑयल। अच्छा, पाम ऑयल नहीं बनाओ, सोयाबीन बनाओ। अच्छा, सोयाबीन नहीं बनाओ, मेज ऑयल बनाओ। सबसे हाईएस्ट रेटेड जो होता है, ऑलिव ऑयल से नीचे रखते
सबसे हाईएस्ट कुकिंग ऑयल जो होता है, हाईएस्ट ग्रेडेड, वो होता है कॉर्न ऑयल। कॉर्न तो आपके मुल्क में बहुत बन सकता है, कॉर्न ऑयल बना लो, अपने कॉर्न से खुद बनाओ, खुद नहीं बना रहे, बाहर से ही मंगा रहे हैं क्यों इम्पोर्टेड। नहीं बना रहे भाई? वजह उनको किया नहीं सोचा होंगे, उन्होंने नहीं सोचा। सोचा तो बहुत कुछ है, क्यों नहीं कर रहे, कि बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब आते हैं जो इस कोर्स के स्कोप से बाहर हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा कॉपर रिजर्व, गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है, उससे कमा लो भाई, क्यों नहीं कमा रहे, इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान के पास जिस लेवल पे गैस और तेल के ज़खायर निकलते चले जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको एक्सपेडाइट करें, तेज़ काम करें और वाकई उसको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से यूटिलाइज करें, तेल वाले हो जाएंगे। तो शायद हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत सी चीज़ें हैं, मिनरल्स अभी निकले रुकोडिक में, और चीज़ें हैं। तो करते क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आती ना बात। ठीक है जी, करते कुछ नहीं है फिर। अब हम बात करते हैं कि ऑन पेपर्स आईएमएफ के क्या अहदाफ हैं। आईएमएफ के में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया उसका मेंबर नहीं है। 189 मेंबर्स हैं आईएमएफ के, 189 कंट्रीज। बेचारे क्यूबा और उनको नहीं देते थे। आईएमएफ के जो एम्स हैं वो क्या क्या हैं? promote international monetary cooperation, facilitate expansion and balance growth of international trade, to promote exchange rate stability, to assist in setting up multilateral systems of payment, to make resources available to members experiencing balance of payment difficulties। इस तरह के कुछ एम्स हैं, एक दूसरे की मदद करना, दुनिया में बेहतर ट्रेड का निज़ाम बनाना, दुनिया में इस बात को फैसिलिटेट करना कि जो एक्सचेंज रेट के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें। आईएमएफ ही काम करती है। वर्ल्ड बैंक भी था से 1944 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बुरे हाल में आए थे, तो 189 मेंबर्स इसके भी हैं, और 2 सेट गोल्स हैं उसके जो उसको 2030 तक अचीव करने हैं। वर्ल्ड बैंक को 2 गोल्स 2030 तक अचीव करने हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंक्रीज करनी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्रीज करनी है, और ऐसे लोग जो $1.90 अ डे से कम कमाते हैं वो दुनिया में 3% से ज़्यादा ना रहें, बाकी सबको मार दो। नहीं ऊपर ले आओ, मार क्यों दो यार। और प्रॉस्पेरिटी जो दुनिया भर में है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना है, इनकम ग्रोथ को इनकरेज करना है, और बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री जो है वो ऊपर आ जाए पहले से। तो वर्ल्ड बैंक जो ऑफर करता है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन ऑफर करता है, उनके इंटरनेशनल पेमेंट्स में हेल्प करता है, उनकी नई रोड्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हेल्प करता है। आईएमएफ ज़्यादा हेल्प करती है गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर्स को रेगुलेट करने में, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गैप आ गया उसको गीता से फिल कर दे आईएमएफ। आईएमएफ इसमें ज़्यादा, आईएमएफ से कहते हैं कि मुझे रोड्स बनानी है, कर्जा दे दो, आईएमएफ रोड बनाने का कर्जा नहीं देती। आईएमएफ कहती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में गैप है, मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर रोड बनाने के लिए कर्जा चाहिए तो आपको वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक इस तरह के लोग दे सकते हैं। ठीक है जी, तो और भी अब इन्होंने नाम दे दिए। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप कंपनीज कंप्राइजेज ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन, वो कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। तो ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो वर्ल्ड बैंक के ही, ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सब SUB वाला सब, ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ मुल्कों को एड प्रोवाइड करते हैं, एड नहीं बल्कि लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये सॉफ्ट लोन होते हैं, 1%, 2%, 3% इसी का अराउंड आपको चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? अब जेनजी से ज़्यादा कौन जानता होगा ग्लोबलाइजेशन क्या है? वो दुनिया भर में का कल्चर, दुनिया भर की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इवॉल्व हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। आज आप वो चीज़ें मंगा सकते हैं, सोच सकते हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में बनाई जा रही हैं, सोची जा रही हैं। ऊपर लेके ट्रिकल डाउन हो रहा है। जैसे कि अगर
AI अमेरिका के लिए अवेलेबल है तो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। जिस तरह से अमेरिकन के लिए वैसे ही पाकिस्तान के लिए, उतनी ही AI आप भी ले सकते हो, उतनी ही विंडोज़ आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, उतना ही गूगल आप भी यूज़ करो। जैसे एक अमेरिकन गूगल यूज़ कर रहा है वैसे ही आपके लिए भी गूगल अवेलेबल है। जैसे अमेरिकन के लिए लैपटॉप अवेलेबल है वही लैपटॉप आप भी यूज़ कर सकते हो। जो गेम अमेरिकन खेलते हैं वो गेम आप भी खेल सकते हो। जो मीडिया वो कंज्यूम करते हैं वो आप भी कर सकते हो। जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं एग्जैक्टली उसी तरह के कपड़े आप भी ऑर्डर कर सकते हो, उसी कंपनी के कपड़े आप पहन सकते हो और इवन। जिस जगह वो रहते हैं आप भी वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ग्लोबलाइजेशन यहाँ तक भी पहुँच गई कि जहाँ वो रहते हैं आप मेहनत करके वहाँ जाके रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कि बाकी चीज़ें तो वैसे ही आसान है ना, मतलब अब नज़र आता है कि इट्स पॉसिबल, इट्स इजी। और आपके यहाँ वो डायरेक्ट नहीं भिजवा रहे, आप किसी से मंगवा लेते हो। आपके चचा खाला ताया फूफी कोई ना कोई रहता है, आप उससे कहते हो यार वो ला देना वहाँ से, तो वो वैसे आ जाता है अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा होता तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा जो ग्लोबलाइजेशन रफ्तार से बढ़ी वो आई जब हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ग्रो किया। उसके बाद तो ग्लोबलाइजेशन के बाउंड्स ही नहीं रहे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं छोटा था, 1990 की बात है, 1990 की बात है कि हम पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तान में रह के चलाते थे और हमारा दुनिया भर से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि हमें पता भी चले कि दुनिया कैसे जीती है। हमें पाकिस्तानी ड्रामे में जो बताया जाता था कि अमेरिकन ऐसे रहते हैं वो तो हमें पता होता था। हमें पाकिस्तानी खबरों में पीटीवी न्यूज़ पे जो बताया जाता था कि इंडियंस ऐसे जीते हैं तो हमें पता होता था। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद जो है वो बुक्स भी वही होती थी ना, जो कि मतलब नॉवेल्स में पढ़ा चल गया, मीडिया नहीं था या तो बाहर डायरेक्ट बाहर नज़रों में। के लोग अभी तो ऐसा लगता है ना कि आपके बस आप ये रहे, आप ये रहा अमेरिकन, वो रहा इंडिया वालों यूरोपियन। से ज़्यादा वहाँ का जानते हैं। तो लेकिन जब मीडिया लेकिन ओपन हुआ, दुनिया तो मानती इंटरनेट है। ओपन हुआ, फिर तो हमारी कम्युनिकेशन की कोई बाउंड ही नहीं रही और अब हम बिल्कुल बहुत क्लोज हैं पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छी तरह जानती है एक दूसरे को। मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि जानती की वजह से जैसे यहाँ वाले अमेरिकन कल्चर को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनके टर्म्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी मूवीज, उनके ड्रामे, उनकी सब चीज़ें देखते होंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज जो उसके खिलाफ है उनको नहीं देखा। चाइनीज का हमें कुछ नहीं पता क्या देखते हैं क्या करते हैं, रशियन हाँ, हमें नहीं देखे हुए, और इस तरह से उनके बारे में नहीं पता ना जितना हमें उनके बारे में पता। जितना इजीली आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर सकते हैं उतना ही आप अच्छे ग्लोबलाइज्ड कंट्री हैं। ट्रेड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप कहाँ से सामान मंगाते हैं, आपको बहुत इजीली डोर स्टेप पे आ जाता है। आप कहीं सामान बेचना चाहते हैं, बहुत इजीली आपके डोर स्टेप से उठा लिया जाता है सामान। तो इसका मतलब है आप ग्लोबलाइजेशन में अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। अगर आपको बाहर से मंगाने में और बाहर बेचने में मुश्किल होती है, इसका मतलब आप ग्लोबलाइजेशन में अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं। तो हम इंफॉर्मेशन की हद तक तो बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेटेड हैं, ट्रेड में नहीं। लेकिन ट्रेड में इतने अच्छे इंटीग्रेटेड नहीं है हम जितना इंडिया इंटीग्रेटेड है। इंडिया से कुछ भेजना है और इंडिया में कुछ मंगाना है, दोनों बहुत आसान है। पाकिस्तान से ना बेचना आसान है ना मंगाना आसान है, सिवाय सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर भेजना और मंगवाने के लिए कोई फिजिकल मीन नहीं चाहिए, तो वो हम आसानी से कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नतीजा निकला कि वो मार्केट्स जो आम आदमी की एक्सेस में डायरेक्टली नहीं थी अब हो गई। एक तो लोकल मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो गया कि जो लाहौर में बैठा हुआ है वो भी कराची का सामान खरीद सकता है, कराची में बैठा हुआ फैसलाबाद का सामान खरीद सकता है। ये तो हुआ ही, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है ना, ये तो जनरल लोकल एक्सपेंशन है बिजनेस की। ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन का फायदा हुआ कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अमेरिका में अमेजोन में चीज़ें बेच रहा है और चाइना से चीज़ें खरीद रहा है और तुर्की में जाके बाल लगवा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ, ये अगेन ये बहुत मज़ेदार सी डिबेट है कि ग्लोबलाइजेशन में जब ग्लोबलाइजेशन हो रही होती है तो किसके इमेज पे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, किसके जैसे बाकी मुल्क बनते जा रहे हैं। ये हर बड़ा मुल्क चाहता है कि मेरे जैसे बनते जाए, अमेरिकन चाहता है कि मेरे जैसे बने, चाइना चाहता है कि हमारे जैसे बने, ताकि उनका इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़े। इस खींचातानी में जो दूसरे छोटे मुल्क होते हैं वो उस ग्लोबलाइजेशन में बाज़ औक़ात इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि नुकसान ज़्यादा हुआ? एज अ सिटीज़न, इंडिविजुअल सिटीज़न हमें फ़ायदा बहुत हुआ। आप लोग आज जहाँ खड़े हैं, जो ब्रांड यूज़ करते हैं, जिस लेवल के अवेयर हैं, जितना इंटरनेशनल लेवल की आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और एक्सेस भी है, उतना हमारे पास तो नहीं थी। तो इस ग्लोबलाइजेशन में आपको इंडिविजुअली तो फ़ायदा दिया, लेकिन हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ है जो हमारे बनाई हुई मिलती है पंखों के अलावा? कपड़े।
कपड़े भी बांग्लादेश के, बांग्लादेश की ये, बांग्लादेश का ये, बांग्लादेश की वो, बांग्लादेश की वो, कपड़े भी पाकिस्तान, कप, मेड इन पाकिस्तान। कुछ मेड इन पाकिस्तान है। चलो कपड़ों के अलावा ये फ्रेम कहाँ का है? कौन सा फ्रेम? चश्मे का फ्रेम चाइना, मैंने जो पहना हुआ ये पाकिस्तानी इत्तेफाक है। लेकिन इसमें ग्लासेस चाइना के हैं, आपने जो पहना है चाइना का है। अरे रंग जो हुआ है पाकिस्तान का, व्हाइट बोर्ड जो है रंग के अंदर पिगमेंट बाहर से आए हैं, ये फ्लोर पे जो बिछा है ये तो है ही चाइनीज, पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। एल्यूमिनियम जो पाकिस्तानी है, एल्यूमिनियम पाकिस्तानी है, शीशा पाकिस्तानी है, ये दिल भी पाकिस्तानी है। और लकड़ी भी पाकिस्तानी, बल्ब भी पाकिस्तानी है, बल्ब पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। इतनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ये बोर्ड चाइनीज है। ये कवर पाकिस्तानी है मोबाइल फोन का, मोबाइल पाकिस्तानी नहीं, मोबाइल फोन का कवर चाइनीज है, कवर, कवर चाइनीज है, मोबाइल भी चाइनीज है। मोबाइल असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। हाँ, तो बहरहाल हमारे मुल्क में अक्सर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो मिलती हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें वो चाइनीज़ मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमने मंगाना ज़्यादा शुरू कर दिया और बेचना कम शुरू किया हो, लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो क्या आप कह सकते हैं कि एक जनरल इंडिविजुअल पाकिस्तानी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेहतर हो गया? तो मैं कहता हूँ कि हाँ यार, बेहतर तो होगा। अब तो मासी भी बहुत पहले से बेहतर हालात में रहती है, अच्छा खा रही है, मोबाइल फ़ोन भी है उसके पास, एसी लगाने की बातें भी हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती हैं, तो ठीक है जी। 13-14 महीने से ऐसे ही है। ग्लोबलाइजेशन से जो है कुछ मुल्कों का फ़ायदा हुआ है, कुछ मुल्कों को नुकसान हुआ है, जैसे कि बुरुंडी हैज़ एक्सपीरियंस्ड वेरी लो एंड नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स ओनली 5% ऑफ इट्स जीडीपी। तो इन्होंने मुख्तलिफ फिगर्स दी हुई हैं। द टॉप 10 बेनिफिशरीज फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन बिटवीन 1990 एंड 2016 इन्होंने दिए हैं, जिनका के एनुअल गेन इन रियल जीडीपी पर कैपिटा ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। तो 1913 डॉलर्स का गेन हुआ इनको, स्विट्ज़रलैंड को, जापान को, फिनलैंड को, आयरलैंड को, इज़राइल को, जर्मनी को, डेनमार्क को, नेदरलैंड को, साउथ कोरिया को, स्लोवेनिया को, इन लोगों को अच्छे बड़े गेन्स हुए। लेकिन क्या गेन्स सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में देखे जाएंगे? इकोनॉमिक टर्म्स के अलावा भी देखे जा सकते हैं ना गेन्स, नहीं देखे जा सकते? मतलब इंडिविजुअल अवेयरनेस, इंडिविजुअल आउटरीच रीच कितना बढ़ गई है, वो भी तो एक फैक्टर है। अच्छा, फिर बात आ गई ट्रेड ब्लॉक्स भी तो हैं। ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं? ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं वो एरियाज, वो कंट्रीज़ के ग्रुप्स जो आपस में एक दूसरे पे कम टैरिफ लगाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड करते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया है सबसे बेसिक। द गवर्नमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज एग्री टू रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन ईच अदर। तो जैसे कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान एक फ्री ट्रेड एरिया बना हुआ है, इसका नाम था यूएसएमसीए। यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। यूएसए एम मैक्सिको SCO है शंघाई तामुल जी, एससीओ। अच्छा, अभी कस्टम यूनियन पे चले गए। कस्टम यूनियन जो है वो से जैसे कि साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ये सबसे पुरानी कस्टम यूनियन में से एक है। ब्रिक्स है। तो ये फ्री ट्रेड से कुछ लेवल आगे होता है, इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थोड़ी बेहतर होती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस तो हटी जाती हैं और एक दूसरे के बाहर वालों के खिलाफ सिमिलर टैरिफ लगाने में भी एग्रीमेंट हो जाता है। फ्री ट्रेड एरिया में क्या था? फ्री ट्रेड एरिया में था कि अच्छा, मैं आप पे टैरिफ नहीं लगाता, आप मुझ पे टैरिफ नहीं लगाओ, ओके, फ्री ट्रेड हो गई। एक है कस्टम यूनियन, हम दोनों एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगाते, दोनों इस पे 5% लगाएंगे और दोनों इस पे भी नहीं लगाएंगे, तो दोनों की जो टैरिफ की पॉलिसीज होती हैं वो कुछ सिमिलर सी होना शुरू हो जाती हैं। मॉनेटरी यूनियन जो है वो और ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गई, इसमें जो है वो गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल और लेबर सभी दोनों कंट्रीज में मूव कर सकता है आसानी से। जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास, बहुत आसान एग्जांपल है, यूरोपियन यूनियन। अब द कंट्री स्टार्ट एक्टिंग एज इफ दे आर वन कंट्री। अब यहाँ से वहाँ लेबर भी जा सकता है, कैपिटल भी जा सकता है, पैसा भी जा सकता है, डॉलर भी जा सकता है। इवन इस लेवल की इंटीग्रेशन हो जाती है कि दे ऑपरेट विद द सेम करेंसी, सारे मुल्कों में एक ही करेंसी चलेगी, एक ही सेंट्रल बैंक हो जाएगा। तो ये आपकी मॉनेटरी यूनियन कहलाती है।
ठीक है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि आपको याद है कि एक ज़माने में आप लोग पता नहीं कितने बड़े थे, ब्रेक्सिट हुआ था। ब्रेक्सिट जहन में है आपके? जोकर जोकर याद है? ब्रिटिश एक्सिट हुआ था। British was one of the most powerful member of European Union, and some of in the British said that we don't want to be part of the European Union because हम मदद ज़्यादा कर रहे हैं, हमें मिल कम रहा है। हमारे मुल्क में आके बाकी सारे गरीब मुल्कों के, हमारे बाकी लोग ज़्यादा गरीब हैं, वो आके हमारे मुल्क में नौकरी करते हैं, हमारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और वो हमारे यहाँ से पैसे निकाल के बाहर ले जाते हैं। हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। बोरिस जॉनसन के अपने फ्रांस में रहते थे, उनको वीजा लेना पड़ गया था। तो हम जो है वो ब्रिटिश वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, दिस वाज अ क्लेम। इस पे जो है वो रेफरेंडम कराया गया। यानी रेफरेंडम क्या होता है? किसी एक बात पे पूरे मुल्क से पूछा जाए आप क्या कहते हैं। गवर्नमेंट अपने सर पे ना लेके हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बल्कि वो कहेंगे कि हम पूरे मुल्क से पूछेंगे, अगर पूरे मुल्क ने कहा कि ओके तो हम कर निकल आएंगे। इस लेवल पे इंटीग्रेशन हो गई थी कि उसको निकलते निकलते 5-8 साल लगे। ये भी इंटीग्रेटेड था, ये भी इंटीग्रेटेड था, ये भी इंटीग्रेटेड था, तो वो निकलते निकलते टाइम लगा उसमें से। लेकिन बहरहाल यूरोप, अपना ब्रिटेन में 50% से ज़्यादा लोगों ने ये वोट कर दिया। बड़े शॉर्ट नैरो मार्जिन से जीते थे, लेकिन ब्रेक्जिट वाले जीत गए थे, जिससे बहुत लोगों ने बहुत अफसोस भी किया था। और फुल इकोनॉमिक यूनियन का कोई मिसाल है? ये तो आखिरी लेवल है। फुल इकोनॉमिक यूनियन की मिसाल है यूएसए, कि हम ऑलमोस्ट एक मुल्क जैसे ही बन जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सारी स्टेट्स अलग अलग अपना लॉ बनाती हैं, हर स्टेट का कानून अलग हो सकता है, लेकिन अदरवाइज वो बाकी बाकी चीज़ों में हम जो पाकिस्तान बना रहे थे ना, तो हम भी ये फुल इकोनॉमिक यूनियन बना रहे थे असल में शुरू में। जब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जब पाकिस्तान बनाने का कॉन्सेप्ट आया था, तो फुल इकोनॉमिक यूनियन का कॉन्सेप्ट था, एक कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक यूनियन का कॉन्सेप्ट था। आप बगैर डॉक्यूमेंटेशन के आप स्टेट टू स्टेट मूव नहीं हो सकते। देखिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। इन्होंने लॉ दे दिया आपको कि आपके पास जो है वो है सेंट्रल जो उनका कार्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी आपको नंबर 1 देते हैं, वो फेडरल की तरफ से मिलता है। लेकिन आप जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता हो कि उस स्टेट के क्या कानून है। आपके पास marijuana एक स्टेट में इलीगल है, एक स्टेट में इलीगल है। अभी आप पी रहे थे, अगली जैसे बॉर्डर क्रॉस के पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया, कर सकते हैं। एक केस में डोंकीज का वाटर में नहाना मना है, इलीगल है, 200 साल पुराना कानून है। वाटर में नहाने पे पाबंदी है, वाकई में ऐसा है। इसका कॉन्टेक्स्ट है कौन सा? ट्रेड क्रिएशन ट्रेड ब्लॉक में क्रिएट होती है। कैसे? मैं आपसे ट्रेड कर रहा था, आप एक चीज़ दे रहे थे 10 रुपए की, मैं आपको दे रहा था 20 रुपए की दूसरी चीज़, हम एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि मैंने आप पे जो टैरिफ लगाया था, आपने मुझ पर टैरिफ लगाया था, तो आपकी चीज़ पड़ रही थी मुझे 20 रुपए की। मैंने कहा यार मैं आपसे तो नहीं ले सकता, मैं खुद 20 की बना रहा हूँ, मैं आपसे 20 की क्यों लूँ। लेकिन जब हमने इकोनॉमिक जोन बनाया, तो आप पे टैरिफ कम हो गया, टैरिफ कम हो गया, वो चीज़ मुझे सस्ती लगने लगी, तो अब मैं आपसे ख़रीद सकता हूँ। तो ट्रेड जोन्स में, ट्रेड ब्लॉक्स में जाने की वजह से आपको पहले जो चीज़ लगता है कि हमें नहीं लेनी चाहिए, वो आपको लगने लगता है कि नहीं अब तो ले सकते हैं, क्योंकि टैरिफ्स की कमी होने की वजह से अच्छा खासा सप्लाई बढ़ाई जा सकती है डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। अच्छा, ट्रेड क्रिएशन हुई इस तरह से, पहले ट्रेड नहीं हो रही थी, अब ट्रेड हो गई। ट्रेड डाइवर्जन्स भी हो सकती हैं। ऐसे ट्रेड क्रिएशन वहाँ होती है जहाँ पे कि आप एक एफिशिएंट कंट्री से पहले नहीं ले सकते थे, अब ले पा रहे हैं। और ट्रेड डाइवर्जन ये होती है कि एक एफिशिएंट कंट्री के बजाय एक इनएफिशिएंट कंट्री से ले पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास से आपके पास टैक्स कम होगा, और आप एक महंगे मुल्क आपको सस्ता पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं ठीक है हम इससे ले लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हम एज सून एज पॉसिबल जंप करेंगे पास पेपर्स के पास, क्योंकि पास पेपर्स ही हमें पूरी कवरेज को रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। सो गिव मी अ टाइमलाइन जिसमें कि आप कितने पेपर कब करेंगे और
कब मेरे साथ बैठेंगे ताकि हम बैठ के इन पेपर्स को रिव्यू कर सकें। हम अपने ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।